हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी ईवीएस की पेडागोजी की क्लास। ये क्लास हमारी 4th नंबर की है। इससे पहले मैंने आपकी ईवीएस की बहुत सारी क्लासेस करा दी हैं, जिसमें मैंने आपको वन लाइनर के क्वेश्चन प्लस उसकी रिकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो भी करा दिए हैं। तो अगर आपने ईवीएस की पहली क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस भी आप जाकर देख सकती हैं। तो ठीक है, बिना देरी करते हुए क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको एक और बात बता दूं, आपकी संस्कृत, मैथ, ईवीएस और हिंदी, इन सबकी, साइकोलॉजी की सबकी मैंने पेडागोजी की क्लास करा दी है। तो आपको क्या करना है, वो सारी क्लासेस को भी जाकर देख लेना है। अगर क्लास पसंद आती है तभी आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आई तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इससे अच्छी मिलती है इस चैनल से तो आप जरूर से सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज क्या है, मैंने आपके सारे क्वेश्चन आंसर रखे हैं इसमें पेडागोजी के। जो कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं सीटेट के एग्जाम के। ठीक है, तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ये जो डैश डैश है इसी में ही हमें क्या करना है, फिल करना है। यानी कि एक रेखा नाम की लड़की है, उसकी माँ जो है के लिए, यानी कि कुछ काम करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी से, उसकी माँ तालाब से पानी लाती है और उसमें फिटकरी डालती है। अब हमें ये जानना, जो वो फिटकरी डालती है तो क्यों डालती है। तो अब क्या करते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए, यानी कि उसमें जो अशुद्धि है थोड़ी सी उसे दूर करने के लिए वो उसमें फिटकरी डालती है। बी है, कठोर जल को पीने योग्य बनाने के लिए। तो एक बात बता दूं, तालाब का जल कभी कठोर होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा खारा जरूर हो सकता है लेकिन उसे हम कठोर जल नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं गांव में पहले भी और अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी उसमें तालाब के पानी में ही नहाते हैं, वहीं से पानी भरते हैं और वहीं पर कपड़े धोते हैं। और अगर कठोर जल हुआ तो उसमें तो कपड़े धुल ही नहीं सकते और खाना तो डेफिनेटली इसमें बन ही नहीं सकता है। तो क्या है, यानी जो कठोर जल है उसे पीने योग्य बनाने के लिए। फिर है सी, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, यानी कि जो पानी में जम्स हो जाते हैं उसे खत्म करने के लिए। देखो पहले के जमाने में और गांवों में आज भी क्या होता है, हम फिटकरी डाल के क्या कर सकते हैं, पानी को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो दुनिया चेंज हो गई है, एकदम तरीके से डिजिटल हो चुकी है। अब क्या है, सभी के घर में एक्वागार्ड लग गया है, तो वहां से क्या करते हैं, हम पानी को शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं लगानी है जो हमारी आज की दुनिया के ऊपर बेहतर है। हमें ईवीएस की जो क्लासेस यानी कि जो किताबें लगाई गई हैं उसके रिकॉर्डिंग बनाना है। क्या अगर हमारे पास में ये चीजें सुविधाएं नहीं होंगी तो हम उस टाइम पर क्या करते थे या क्या करेंगे। मान लो हमारे घर में पानी के लिए फ्रिज नहीं है, एक्वागार्ड के लिए पानी शुद्धिकरण नहीं है, तो हम उसके अलावा क्या करेंगे। सी है, डी को रंग रहित करने के लिए। देखो पानी का कोई रंग नहीं होता है, तो उसे रंग रहित क्या करा जाएगा। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर है ना वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कैसे है, हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए, उसमें जो थोड़ी सी अशुद्धि है पानी में उसको दूर करने के लिए फिटकरी डालती है। कौन, रेखा की माँ जो तालाब से पानी को लेकर आती है। आपको ऑप्शन में ऐसे भी दिए जाएंगे, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि वो एक्वागार्ड में जाकर भी शुद्ध कर सकती है। ठीक है, इसलिए पानी को फिटकरी डाल गई, लेकिन हमें क्या करना, अपने इसी क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग या आंसर तक पहुंचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। आप प्रीवियस ईयर के, आप ना पता है पढ़ने से पहले ना प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आंसर देखना, फिर आपको एनालिसिस करने पर आपको पता चल जाएगा जो सी टेट का एग्जाम है वो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। फिर जाकर आपको क्या करना, क्लास अटेंड करनी है। सेकंड है कि भारोत्तोलक को पर्याय। भारोत्तोलक वो जो वेट लिफ्टर होते हैं ना आपके, जो वेट उठाते हैं उन्हें कहते हैं भारोत्तोलक को। प्राय ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। देखो भारोत्तोलक जो होते हैं, जो भार उठाते हैं, उनको क्या है, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना होता है और मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है। तो डैश डैश से भरपूर है, यानी कि उन्हें किस टाइप का आहार खाना चाहिए, जो उनका खान पान है वो कैसा होना चाहिए। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए, भरपूर होना चाहिए जो उनका आहार है। बी है, वसा युक्त होना चाहिए। सी है, विटामिन होने चाहिए। डी है, प्रोटीन युक्त होने चाहिए। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वैसे मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, प्रोटीन युक्त होना चाहिए। जो उनका खाना होता है ना वो हेल्दी होना चाहिए।
ठीक है, उसमें हर तरीके का खाना होना चाहिए, चाहे दूध हो, मक्खन हो, ठीक है, दालें हो प्रोटीन युक्त, और मूंग हो, मूंग की मतलब सारी दालें आ जानी चाहिए। ये सब क्या है, उन्हें प्रोटीन देते हैं। बादाम होने चाहिए, ऐसी चीजें क्या उनकी मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। देखो ये बाकी ऑप्शन भी आपको कंफ्यूजन करने वाले, लेकिन जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन युक्त हो जाएगा। ठीक है, तो डी था इसका राइट ऑप्शन। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये आपके सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए वही क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि देखो पैटर्न हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था, अब क्या हो रहा है, अब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो क्या करना, हमें भी अपने आप को ना प्रिपेयर करके चलना है एडवांस में। ठीक है, तो फिर पढ़ लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। क्या है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का, यानी कि जब हम घर में खाना बनाते हैं तो हमें कौन सा तरीका बेस्ट होना चाहिए खाना बनाने का, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ए है सब्जियों को काटना, तब उन्हें चलते पानी में धोना, यानी कि फिर उन्हें क्या करना, पहले हमें क्या करना चाहिए, सब्जियों को काट लेना चाहिए और उन्हें फिर धोना चाहिए पानी में। बी है सब्जियों को काटने और पकाने में पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई करता है? शायद मैंने सुना है कि भिंडी को जरूर रखा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, भिंडी को काट के सुखा के तब बना लेते हैं, लेकिन सारी सब्जियों को तो नहीं कर सकते ना। तो देखो ये तो हमारा हो गया गलत। ये क्या था, सब्जियों को काटा फिर उन्हें चलते पानी में धोना, यानी चलता हुआ पानी क्या होता है, कोई पानी बह रहा होगा उसमें धोएंगे हम। सी है सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। अरे कितना तलेंगे, हर सब्जी तो तली नहीं जाती है। चलो मान लो कितना तल सकते हैं हम, अगर हम उससे ज्यादा तलेंगे तो वो तो जल जाएगी, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं डी, सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना। देखो ये बेस्ट लग रहा है, सब्जियों को पहले हम अच्छी तरीके से धोएंगे तभी तो उसे फिर काटेंगे। यहाँ कहीं पर भी धोने की बात लिखी थी? देखो सब्जियां साफ कितनी भी हो फिर भी हमें क्या करना होता है, उनको धोना पड़ता ही है। तो हमें सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना फिर काटना। देखो जो सी टेट का एग्जाम है वो आपसे ये नहीं पूछता कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स को जानने के लिए सी टेट का एग्जाम कराया जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है, सी टेट का एग्जाम देखना चाहता है कि आप टीचर बनने के लिए एबल हो या नहीं हो, क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो एक बच्चों को पढ़ाने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, हर तरीके से हमें क्या करना, अपने आप को एनवायरनमेंट में ढालकर उन चीजों को सीखना होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फ्रिज हो गए हैं, हम लोगों की सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जो हमारी पुरानी चीजें रह चुकी हैं, जो प्राकृतिक की देन है, हम उसे क्या है भूलते जा रहे हैं। और ईवीएस के एग्जाम में अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना, बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, उनके सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर देन अपने सही राइट आंसर पर पहुंचना है। एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा, तो हमें उस 1 मिनट में अपने अच्छे से क्या करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार इतना इसलिए समझाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताई, मैं ये एग्जाम 2 बार देख चुकी हूँ, और ये एग्जाम आपकी सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है जो आप टीचर बनने योग्य हो। ठीक है, पढ़ने में सभी एक्सपर्ट होते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सबको पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए। तो डी आंसर क्या हो जाएगा हमारे इसमें, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है, यानी कि एक अध्यापक है, ठीक है, और जो उसका एक स्टूडेंट है वो तनावग्रस्त है, यानी कि डिप्रेशन में है। तनावग्रस्त को क्या कहेंगे, डिप्रेशन में है, बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप टीचर हो, ठीक है, मान लो आप टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो एक बच्चा आपको डिप्रेशन में दिख रहा है तो आप उसकी पहचान कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कौन सा बिहेव होना चाहिए, वो ऐसा कौन सा व्यवहार कर रहा है जिससे आप उसकी पहचान कर सकते हो, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ए है आपसे पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। देखो अगर वो पढ़ाई में एक एकाग्रता होगी, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, तो वो तनावग्रस्त नहीं हो सकता, यानी कि वो लगन से पढ़ाई कर रहा है तो वो डिप्रेशन में नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें तो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करनी है, तो कौन सा व्यवहार झलकना चाहिए उसके अंदर। बी है बहुत बात करना। देखो जो इंसान परेशान होता है वो बहुत बात के, उससे थोड़ी सी बात कहोगे तब भी उसे गुस्सा हो जाता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। यहाँ तो बात तो छोटे बच्चों की हो रही है, तो वो तो और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। सी है अति सक्रियता। अति सक्रियता कहते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है बच्चा, यानी हर काम को करने के लिए वो एकदम से तैयार हो जाता है। तो जो डिप्रेशन है वो एकदम से काम के लिए कैसे तैयार हो सकता है, सोचने वाली बात है।
ये भी नहीं हो सकता। डी है हमारा आक्रामकता व्यवहार। आक्रामकता का व्यवहार मैंने आपको बताया कि चिड़चिड़ापन बच्चे के अंदर। अगर आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा तब भी वो गुस्सा करेगा, टीचर पूछे या कोई और बच्चा पूछे तो वो क्या करेगा, बहुत ही अजीब सा बिहेव करेगा। हो सकता है वो आपको उल्टा जवाब दे दे। ठीक है, तो यही उसकी पहचान होगी। जो बच्चा डिप्रेशन में, वो क्या करेगा, आक्रामकता व्यवहार करेगा। तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमें क्या करना है सीटेट के एग्जाम में, कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझना, उसके बाद में तीन ऑप्शन अपने गलत हटा देने और चौथा जो बेस्ट आंसर होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कभी कभी यार ऐसा होगा कि आपको चारों ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे जो चारों ही बेस्ट लगेंगे, लेकिन हमें क्या करना, उन चारों में भी एक बेस्ट होगा जो इसमें क्या होगी, तीनों की क्वालिटी दे रखी होगी उस ऑप्शन में, तब वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इस क्लास को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे ये क्लास आपकी डेली की शाम को 6 बजे होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने अब एक काम और कर दिया, 1 घंटे के बाद आपकी 7 बजे भी एक क्लास आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन में, इनमें से हमें चार ऑप्शन दिए हैं कि जीवन प्रक्रिया, जीवन प्रक्रिया का मतलब है यानी कि पेड़ पौधों और जीव जंतु को दोनों को जीने का तरीका एक ही होना चाहिए। इस युग में दे रखा है, आपको वही ढूंढना है। यानी कि जो क्वालिटी आपको पेड़ पौधों में मिलेगी वही क्वालिटी आपको क्या मिलेगी, जीव जंतुओं में देखने की मिलेगी। यानी कि उनके अंदर एक बात सेम होती है, तो वही बात हमें इनमें ढूंढनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, देख लेते हैं क्या है। ए है प्रजनन और भोजन बनाना। देखो प्रजनन तो आपके पौधे भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। भोजन बनाना, देखो भोजन जीव जंतु खुद नहीं बनाते हैं, पेड़ पौधे बना लेते हैं सूर्य से आपका भोजन, आपको पता है फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, वो पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो शिकार करके बनाते हैं। ठीक है, खुद से तो नहीं पकाते, वो ऐसा तो नहीं करते। तो देखो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन मतलब गलत। अब पढ़ लेते हैं बी, प्रजनन। देखो प्रजनन तो दोनों में ही होता है, ये बात तो ठीक है। अंकुरण और वृद्धि अंकुरण, देखो प्रजनन जो है वो होता है पेड़ पौधों में भी होता है, जीव जंतु में भी होता है, लेकिन अंकुरण और वृद्धि अंकुरण जो है वो आपका पेड़ पौधों में तो मिल जाएगा। जैसे आपने चने का पौधा लिया, उससे अंकुरण होके क्या है, पौधा बढ़ जाता है। लेकिन जीव जंतुओं में कोई अंकुरण नहीं होता, वृद्धि हो सकती है लेकिन अंकुरण नहीं हो सकता। तो ये आंसर क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सी है वृद्धि और प्रजनन। देखो हाँ, ये बात कह सकते हैं, वृद्धि क्या है, पेड़ पौधों में भी होगी जीव जंतुओं में भी होगी, और आपका प्रजनन दोनों में ही होगा। देखो पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं, जीव जंतु भी बढ़ते हैं, प्रजनन आपके जीव जंतु भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना, अपना फोर ऑप्शन पढ़ना है, चारों ऑप्शन आपको पढ़ने ही है। मैं ये नहीं कर रही जो बेस्ट लगता है आपको वो टिक करना, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। डी है वृद्धि और भोजन बनाना। देखो फिर आगे वही बात होगी, वृद्धि तो हो रही है दोनों में, लेकिन भोजन बनाना, देखो भोजन पौधे बना सकते हैं लेकिन जंतु नहीं बना सकते, तो इसलिए हमारा क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। सी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। दोनों में वृद्धि भी होती है, दोनों में हमारा प्रजनन भी होता है। ऐसे ही आपको क्या करना है, सी टेट के एग्जाम में आपको चारों ऑप्शन तक पढ़ना है और बेस्ट आंसर को अपने चूज करना है। तो हमारे 5 नंबर का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, डैड डैश के लिए मछली घर, यानी कि डैड डैश के लिए मछली घर, यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों के घर में होगा भी फिश टैंक, या फिर जो म्यूजियम वगैरह होते हैं, या यानी कि जहां पर आपको रेप्टाइल्स वगैरह रखे जाते हैं, वहां पे भी आप देख लेना, वहां पे एक्वेरियम लगा हुआ होता है, एक हवा वाला पंप रखा रखा जाता है। तो वो क्यों रखा जाता है, यानी क्यों लगाया जाता है मछली घर में। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए है जलीय पौधों को अधिक CO2 उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि जल में रहने वाले पौधों के लिए CO2 मिल जाए इसलिए लगाते, लेकिन बात तो यहाँ पे मछली घर की हो रही है, तो पौधों को तो कोई बात ही नहीं हुई, मछली घर की बात तो हो रही है। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। बी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। हाँ ये बात ठीक लग रही है, यानी कि ऑक्सीजन जब मिलेगी मछली को तभी तो वो जी पाएगी, एक्वेरियम इसलिए तो लगाया जाता है। वरना क्या करती मछली, देखो पानी में बाहर निकल के सांस ले लेती है अगर वो खुले तालाब में होती है तो। लेकिन
अगर उसे आपने फिश टैंक में रख दिया, फिश टैंक आपका पूरा बंद होता है, तो मछली कैसे जी पाएगी? तो उसके लिए क्या करते हैं लोग बाहर एक्वेरियम लगा देते हैं, यानी कि एक हवा वाला पंख लगा देते हैं, जिससे क्या उसे ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ये आंसर थोड़ा आपका ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, तीन चार ऑप्शन को पढ़ेंगे। सी है मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। देखो शोभा नहीं बढ़ेगी इससे, मछली घर में अगर मछली है तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ी शोभा है। पी है डी है सॉरी आपका, कि पानी को साफ करने के लिए। पानी को साफ करने के लिए तो फिटकरी बताई थी मैंने आपको, शुद्ध करने के लिए। तो देखो एक्वेरियम से कोई पानी शुद्ध थोड़ी ना हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर है ना इसमें, वो हो जाता है आपका बी। क्या है? अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए एक्वेरियम में क्या है, हवा वाला पंप लगाया जाता है, ताकि क्या मिले, मछलियों को ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में अच्छा वर्णन करता है? क्या है? इसमें कहा गया है आपसे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से, यानी कि जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से चांद की सतह की, यानी कि जो चांद की सतह वो कैसी है, उसकी क्या क्वालिटी है, कैसा है वो, के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि उसके बारे में बताता है। तो क्या करते हैं, हम चार ऑप्शन को अपने पढ़ लेते हैं। ए है पानी नहीं। हाँ ये बात ठीक है, पानी नहीं है चांद पर। पर्याप्त हवा, आपको लग रहा है वहां पे हवा है, ऑक्सीजन की वहां पे कमी है। सभी को पता है कि चांद पर हवा नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो हवा कैसे मिलेगी? ऊंचे पहाड़, हाँ ये बात तो ठीक है। क्योंकि ये बात तो ठीक है, दो बातें ठीक है, लेकिन एक बात इसमें गलत हो गई है, तो ये तो हमारा गलत हो गया ऑप्शन। बी है पानी नहीं है। हाँ ये बात ठीक है। गहरा गड्ढा, हाँ गड्ढे हैं वहां पर। ठीक है, ऊंचे पहाड़, हाँ ऊंचे पहाड़ भी हैं। ये बात ठीक ठीक लग रही है, फिर भी हमें अपने ऑप्शन पढ़ लिए हैं। हवा नहीं, हाँ ये बात ठीक है, हवा नहीं है वहां पे। गुरुत्व भी नहीं है, ग्रेविटी भी बिल्कुल नहीं है, ये बात भी ठीक है। ठीक है, पानी भी नहीं है, ये बात भी तीनों ठीक हो रही है। जरा मुझे इसमें बताना कि गुरुत्व वहां पर है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, पर हाँ अगर वहां कहते हैं जंप करते हैं तो काफी ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन है, हवा नहीं है वहां पर। ठीक है, ये बात तो ठीक है। गुरुत्व भी नहीं है, समतल सतह है। देखो समतल सतह नहीं है, समतल सतह नहीं है। ठीक है, ये बात तो सबको पता है, वहां ऊंचे नीचे गहरे गड्ढे हैं। देखो अब बात कर लेते हैं इसमें, तो दो में आपको हो रही है कंफ्यूजन। दो अब क्या है, हमें हमारे मतलब ऑप्शन जो बचे हैं ये दोनों एक से ही लग रहे हैं। पानी नहीं है बात भी ठीक है, हवा भी नहीं है बात भी ठीक है, गहरे गड्ढे, देखो गहरे गड्ढे वहां पर है, ऊंचे पहाड़ भी है वहां पर। गुरुत्व भी नहीं है, पानी नहीं है, ये बात तो देखो, जब हवा नहीं है तो पानी का तो कोई संबंध हुआ नहीं, गुरुत्व भी नहीं है, इससे भी कोई डजेंट मैटर। लेकिन जो बी ऑप्शन है ना, इसमें थोड़ा आपका मतलब बेहतर बताया हुआ। कैसे बेहतर बताया हुआ? देखो पानी नहीं है, फैक्ट है वहां पे, लेकिन गहरे गड्ढे भी हैं, ऊंचे पहाड़ भी हैं वहां पर थोड़े थोड़े। ठीक है, तो जो आपका जो राइट आंसर है ना, वो हमारा बी हो जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बी ही हमारा राइट आंसर है। ये भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसे क्या है, उन्हें बताया नहीं था, बी ऑप्शन को ही बताया था बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो सेवेंथ का हमारा क्या हो गया, बी आंसर सही हो गया। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th। इसमें कहा है कि आरती पोस्टर पर एक बीमारी है, मतलब पोस्ट एक आरती नाम की स्टूडेंट यानी कि एक लड़की है, जो पोस्टर पर एक बीमारी बनाती है डेंगू और जापानी दिमाग ज्वार की। ठीक है, कि रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानी पड़ती है। यानी कि एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कोई बीमारी है डेंगू और जापानी बुखार की। ठीक है नी, यानी कि फीवर की, उसकी रोकथाम के संबंधित निम्नलिखित सावधानियों को पढ़ती है। तो यानी कि उस सावधानियों में क्या क्या लिखा है ये हमें बताना है, मतलब इसमें देखना है। तो क्या क्या लिखा हो सकता है? ए है अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। हाँ ये बेस्ट है। देखो जब डेंगू क्यों होता है, मच्छरों से होता है। दिमागी बुखार भी जब डेंगू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फीवर हो जाता है इंसान को। तो ये बात तो ठीक है, सावधानी के लिए बेस्ट है। बी है पानी के बर्तनों, कूलर और टंकियों को साफ रखें। हाँ ये भी बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है, अगर जरा सा भी आप पानी किसी चीज में छोड़ देते हो तो वहां पर मच्छर हो जाते हैं, तो टंकियों को भी हमें साफ रखना है। सी है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। हाँ ये बेस्ट है। देखो जो हमारे रोशनदान वगैरह होती है, खिड़की होती है, उन पे हमें क्या है, जाली लगा लेना चाहिए, ताकि क्या हो, उसमें मच्छर नहीं आ पाए। डी हमारा उपरोक्त सभी कथन सही है, यानी कि जो ऊपर के सारे कथन दिए हैं तीनों बिल्कुल ठीक है। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल ठीक है, तीनों बात ठीक है, कोई गलत बात तो इसमें लिखी नहीं थी, तो यही तो सावधानी होती है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन ठीक है। ये आंसर का क्या हो गया, एट्थ का हमारा डी आंसर हो गया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
देखो इसीलिए मैं कह रही हूँ चारों ऑप्शन पढ़ने के लिए। देखो डी हमारा क्या था, इसमें जो तीन वाली बातें बिल्कुल फैक्ट थी। अगर हम मान लो तीन ऑप्शन नहीं पढ़ते, ए पढ़ लेते अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे, ये बेस्ट था। पानी के बर्तनों कूलर कूलर और टंकियों को साफ रखें, ये भी बेस्ट था। तो हम क्या करते, जल्दबाजी में एक को पढ़ते और इसी पे टिक करके आ जाते। लेकिन जब चारों पढ़े तो हमें पता चला जो राइट आंसर हमारा डी निकला, उपरोक्त सभी। और ऐसा अब अधिकतर एग्जाम में हो रहा है, तो आपको ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ लें। देखो 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन को करने के लिए, मिनिमम आपको 4 से 5 सेकंड लग जाएंगे आपके क्वेश्चन पढ़ने में, और इतने ही सेकंड आपको इसमें लगेंगे अपने आंसर में पढ़ने में। तो ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा, 20 सेकंड का काम को आप एकदम से कर लोगे। तो अपने क्या है, चार ऑप्शन पढ़ लिए हैं। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। यानी कि हमें एक ग्रुप यानी कि समूह दे रखा है, वो और आपस में क्या है, मिलते हुए हैं। ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ए है लोहा और मलेरिया। देखो लोहा जो होता है वो आयरन होता है, आयरन और मलेरिया का तो कोई मतलब कि मेल है ही नहीं। फिर है एनीमिया और रक्त। हाँ, रक्त की कमी से एनीमिया हो जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो ये वाला जोड़ा है ना, ये बिल्कुल कोई भी मैच नहीं हो रहा। तो ये आंसर तो हो गया हमारा गलत। फिर पढ़ लेते बी, लोह और हीमोग्लोबिन। देखो आयरन अगर हम खाते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड। तो ये तो सही है इसका जोड़ा। फिर है एनीमिया और आंवला। एनीमिया कहा जाता है आपका, मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है उसे एनीमिया रोग हो जाता है, और अधिकतर ये जो फीमेल में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, एनीमिया रोग जो होता है वो अधिकतर फीमेल्स में पाया जाता है, उनमें अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो। जब ब्लड की कमी होती है तो हमें क्या खाना चाहेंगे, आंवला खाना चाहिए। तो वो क्या है, ब्लड की कमी को यानी कि सही कर देता है एनीमिया को। तो ये भी सही है। चलो, इसमें तो दोनों जोड़े सही लग रहे हैं, फिर भी हमें चार ऑप्शन पढ़ लें। सी है मच्छर डेंगू। हाँ, मच्छर से डेंगू होता है। और आयरन से गुड़। देखो ये तो नहीं हो सकता। लोह यानी कि आयरन हमें किससे मिलता है, गुड़ से मिलता है, ये बात तो ठीक है। देखो मच्छर से रोग हो रहा है, लेकिन आयरन से क्या हो रहा है, नहीं सॉरी, गुड़ से हमें आयरन मिल गया, तो कोई मैच नहीं हो रहा। मतलब कहने का मतलब यह है, देखो इसमें तो रोग बता दिया, रोगी बता दिया, लेकिन दोनों चीजें इसमें एक ही हो रही हैं कि आयरन हमें गुड़ से मिलता है। तो ये कोई मैच नहीं हो रहा है। डी पढ़ लेते हैं अपना, इसे काट देती हूँ मैं। डी पढ़ लेते हैं मच्छर मलेरिया। हाँ, मच्छर से मलेरिया होता है, और एनीमिया यहाँ साथ मैं लिखना भूल गई हूँ, रक्त अल्पता लिखा था। क्या लिखा था आपका, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता जो होता है ना आपका, एक रोग ही होता है रक्त अल्पता भी। तो रक्त अल्पता भी एनीमिया को ही कहा जाता है। तो मच्छर से मलेरिया होता है, एनीमिया से रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी हो जाती है। इसका भी मैच हो रहा है। ठीक है, अब हमें पहुंचना है अपने बेस्ट ऑप्शन में। तो मैं बताऊंगी इसका जो बेस्ट ऑप्शन यानी कि आंसर है वो है आपका बी। अब बी कैसे है वो भी जान लो। यानी कि आयरन से मिलता है हमें, यानी कि अगर हम आयरन की मात्रा को ज्यादा कर लेते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन बेस्ट हो जाता है। और एनीमिया जो रोग है उसको कम करने के लिए हमें आंवला खाना चाहिए। तो दोनों क्या हो गए, मैच हो गए, नहीं हो गए। देखो, यानी कि आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और आंवला से हमारा एनीमिया का रोग खत्म हो जाता है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर बी हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एनीमिया और रक्त अल्पता एक वाली बात ही लिखी थी। एनीमिया का जो रोग होता है वो रक्त अल्पता के कारण हो जाता है, इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन आपका बी है, यानी कि 9th का बी। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपका लास्ट ही होगा, 10th। यही पढ़ लेते हैं। 10th है अभिभावक शिक्षक अतिक्रिया को यानी कि अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। देखो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अभिभावक और शिक्षक, आपकी पीटीएम होती है स्कूल में बच्चों की, ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग जो होती है, उसमें शिक्षक और अभिभावक क्या करते हैं, अंतःक्रिया यानी कि बातचीत करते हैं। क्या करते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स को बुलाते हैं, को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य। तो यानी कि जो उनकी बातचीत करने का उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है उनको ये पीटीएम कराने का, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना है। यानी कि अगर बच्चे में कोई कमी है तो उसमें सुधार करेंगे टीचर्स। ठीक है, उनकी योग्यता बारे में और उनकी कमजोरियों के बारे में चर्चा करने के लिए। आपने देखा होगा जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो इसीलिए बुलाया जाता है आई थिंक। टीचर्स क्या है, बच्चों की जो कमी होती है वो टीचर्स अपने उनके अभिभावक को बताते हैं, और अभिभावक भी उन्हें यही बताते हैं कि हमारे बच्चे में क्या कमी है और उनको कैसे दूर किया जाए। तो इसी इन्हीं के मुद्दों में तो बातचीत होती है। फिर भी ये आंसर अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें बी पढ़ना है।
बी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने के लिए। अरे टीचर और मतलब उनका सामाजिक संबंध तो हो चुका है, जब बच्चा वहां पढ़ने जा रहा है और टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है और अभिभावकों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो सामाजिक संबंध तो बन गया है। तो उसे बढ़ाने के लिए थोड़ी ना जा रहा है यहाँ पे, देखो ये बात तो गलती हो गई। फिर आ जाते हैं सी पर। सी है एक दूसरे की कमजोरियों को उजागर करने के लिए, यानी कि क्या टीचर कमी कर रहा है और क्या अभिभावक कमी कर रहे हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं वो इसमें। यानी कि जो ऑप्शन कह रहा है वो तो यही कह रहा है, एक दूसरे की कमी को उजागर करने के लिए। जब टीचर क्या है, टीचर जो है वो अभिभावक की गलती बताए और अभिभावक टीचर की बताएंगे, तो इसलिए थोड़ी ना होती है पेरेंट्स मीटिंग। हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं ना, बच्चों की कमी को दूर करने के लिए होती है पेरेंट्स मीटिंग। डी आ जाता है स्कूल में हो रहे कार्य की जानकारी को साझा करना और बातचीत करना। यानी कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या फिर जो भी काम हो रहा है उसके बारे में टीचर और अभिभावक, टीचर मतलब अभिभावक क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इसलिए होती है पीटीएम, यानी कि अभिभावक की जो मीटिंग रखी जाती है, बिल्कुल नहीं होती। देखो बच्चे के लिए कराई जाती है पेरेंट्स मीटिंग, कि बच्चा हमारे किस बात में कमजोर है, अभिभावक इस बात को दोहराते हैं और टीचर्स भी उन्हें यही बताते हैं कि बच्चे की क्या कमी करनी चाहिए, मतलब उनको कैसे उसकी नीड को फुलफिल करना चाहिए। तो जो हमारा अब एक ही ऑप्शन बचा है क्या, ए, यही बेस्ट है। देखो डी भी वैसे गलत नहीं था, जो स्कूल में कार्य कराया जा रहा है उसके बारे में साझा करते हैं बात, लेकिन इसमें बच्चे का कोई जिक्र नहीं आया, कार्य दे दिया। अब कार्य तो स्कूल से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन हमें बात क्या करनी है, बच्चे से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया, सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक है, यही हमारा बेस्ट आंसर हो गया। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के साथ में क्या करना है, आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैं आपकी पांचों सब्जेक्ट की पेडागोजी करा रही हूँ, तो आपने अगर और क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस भी देख लीजिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।